हाँ, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है घर में रहोगे, सुरक्षित ही होंगे और अपने स्टडी पर थोड़ा ध्यान भी दे रहे होंगे। माहौल ख़राब है, फिर भी ये तो एक समय पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम अपने समय पर ही हो जाएगा। इसीलिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टडी करते रहिए। ठीक है, आज हम लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन मतलब आप, हम लोग जितने हैं सब ह्यूमन हैं, इसके लिए कोई डिफिनेशन की आवश्यकता नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स में दो वो कैटेगरी आ जाता है, एक मेल आ जाता है, दूसरा फीमेल आ जाता है। ये आप लोग सब जानते हैं। ओके, और दूसरा हम डिफिनेशन दे चुके हैं, रिप्रोडक्शन। री मतलब हो गया अगेन, और प्रोडक्शन मतलब हो गया उत्पादन। फिर से प्रोडक्शन, तो फिर से ह्यूमन किसका प्रोडक्शन करेगा? दो स्पेसीज मेल और फीमेल मिलकर जो फिर से रिप्रोडक्शन अगेन प्रोडक्शन कर रहा है, किसका करेगा? तो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म का ही रिप्रोडक्शन करना है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म का ही प्रोडक्शन करना है। इसीलिए हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को ही बनाना है। ठीक है, चूंकि इसमें क्या है, मेल और फीमेल दो बड़ी है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, क्योंकि मेल और फीमेल जो है दोनों बॉडी में, अलग अलग बॉडी में पाया जा रहा है। अगर दोनों मेल और फीमेल एक ही बॉडी में रहता तो फिर अलग कंडीशन आता, बाइसेक्सुअल कहलाता। लेकिन यहाँ मेल और फीमेल अलग अलग इस बॉडी में पाया जा रहा है, इसलिए इसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। इसको, इस कंडीशन को डायोसियस भी कहते हैं। ये डायोसियस कंडीशन भी कहलाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन होना है, तो अगर हम ये देखें तो आपको ये जानना पड़ेगा कि पहले मेल में का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन सा है, फिर फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन सा है, फिर जाके फिर प्री फर्टिलाइजेशन क्या क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन क्या क्या हुआ, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है। वो सारे कंडीशन को समझना पड़ेगा, तब जाके ये जो है चैप्टर समझ में आएगा। आइए, मेल और फीमेल दो बॉडी है, और इसका जब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, चाहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम, ये दो प्रकार का हो गया। ठीक है, एक हो गया प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब आप आइए, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे हो गया भाई? तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क या ऑन द बेसिस ऑफ इसेंशियलिटी, आवश्यकता के अनुसार हम जो है इस सारे ऑर्गन्स को हम क्या कर रहे हैं, दो भाग में बांट दिए,
प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब है मेल। ठीक है, अब मेल का जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा, फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा। पहले है कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको कहते हैं, तो वह ऑर्गन जो कि वेरी वेरी इसेंशियल है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब उस ऑर्गन्स के रहने के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता है। अगर उस ऑर्गन्स को अगर खत्म कर दिया जाए, काट कर हटा दिया जाए, तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ही फ्लॉप कर दिया हो जाता है, नहीं होगा, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट्स है ही नहीं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं उसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया टेस्टिस, दूसरा फीमेल का हो गया ओवरी। अब क्या हो गया, ये टेस्टिस में क्या हो गया कि दो गो होता है, टेस्टिस दो होता है। ठीक है, अब टेस्टिस में क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। ओवरी में क्या हो गया, oogenesis हो गया। अब इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बन गया भाई, इसमें जो है स्पर्मेटोजुआ बन गया। ठीक है, इसमें क्या बना, ओवम। ठीक है, अब स्पर्मेटोजुआ जो है ये लमसम इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया, ये जो है इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया। ये भी हैप्लॉइड, ठीक है, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। दैट मीन्स ये एन और ये एन और ये दोनों मिला तो क्या बन गया, ये जायगोट बन गया 2n। अब जायगोट जब बन जाएगा तो जायगोट क्या करेगा, जायगोट में जो है आपका क्लेवेज स्टेज चालू हो जाएगा। क्लेवेज मतलब हो जाता है माइटोटिक डिवीजन। जायगोट जब बन गया तो ये क्या बन गया, 2n बन गया और ये मान लिया जाए क्या बन गया, जायगोट बन गया और इसमें डिवीजन शुरू हो गया। दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज क्लेवेज। क्लेवेज बन गया। इन द प्रोसेस ऑफ क्लेवेज ये आगे बढ़ते बढ़ते डिवीजन बढ़ते बढ़ते ये क्या बना दिया, ब्लास्टुला बना दिया। ब्लास्टुला के स्टेज में जब ये आ गया तब ये क्या हो गया कि इसमें ये कहां पर था, ये जो था फ्लोपियन ट्यूब में था, फीमेल के फ्लोपियन ट्यूब में। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे कहां पे है। ये जो ब्लास्टुला था वो फ्लोपियन ट्यूब में था। अब फ्लोपियन ट्यूब से वो क्या हो गया, नीचे की ओर आना शुरू हो गया और कहां चला आया, यूट्रस के पास आ गया। यूट्रस में बहुत सारा ग्रास की तरह ऑर्गन्स था, बहुत सारा टिश्यू बना हुआ था, ग्रास की तरह फैला हुआ था। अब वो क्या हुआ कि ब्लास्टुला आया और उस ग्रास वाले स्थान पर क्या हो गया कि आके इम्प्लांटेशन हो गया। क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया।
इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन हो गया मतलब में कि वो आके यूट्रस के में जो ग्रास नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पर आके उस जगह पे आके वो क्या हो गया कि वो इम्प्लांटेशन हो गया, वहां पर स्थिर हो गया। अब क्या हो गया वहां पर फिर से क्या होगा, यूट्रस से जिस प्रकार से पौधों में रूट निकलता है उसी प्रकार से क्या होगा, यूट्रस में रूट बनना शुरू हो गया और ये क्या हो गया, ब्लास्टुला को जो है वो रूट क्या किया कि चारों तरफ से इसको पकड़कर घेरना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, घेरना शुरू कर दिया और अच्छा से घेरना शुरू कर दिया। और ये जो स्ट्रक्चर बना उसको प्लासेंटा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्लासेंटा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, प्लासेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, प्लासेंटेशन। माने प्लासेंटा बन गया। अब प्लासेंटा बन गया लेकिन क्लेवेज जो है आपका इस ब्लास्टुला में चालू था, ये कभी स्टॉप नहीं हुआ, वो आगे चलकर ये जो है गैस्टुला स्टेज में पहुंच गया। कहां पहुंच गया भाई, गैस्टुला स्टेज में। गैस्टुला स्टेज में जब बन गया, ये जब आ गया तो इसमें 3 जर्म्स लेयर बन गया। क्या बन गया, 3 जर्म्स लेयर। और यही 3 जर्म्स लेयर से जो होता है ऑर्गन्स बनना शुरू हो गया, जिसको हम लोग जो है ऑर्गेनोजेनेसिस कहें। क्या हुआ कि जब ये गैस्टुला स्टेज में 3 जर्म्स लेयर बन गया उसके बाद ऑर्गन्स बनना शुरू हो गया, जिसको कि हम लोग क्या कह दिए हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस कह दिए। क्या कह दिए, ऑर्गेनोजेनेसिस। ये ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन्स बनना शुरू हो गया। और उसके बाद जब ऑर्गन्स फुली डेवलप्ड हो गया, पूरा बन गया, तब ये क्या हुआ कि बेबी बन गया। और उस बेबी का क्या हुआ कि वो डिलीवरी हो गया और उसको पार्चुलेशन कहते हैं। और इस स्टेज में आकर क्या हो गया कि नया ऑफ स्प्रिंग का बर्थ हो गया। लेकिन आप इधर आके देखिए कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल और फीमेल का जब इस टेस्टिस या ओवरी था तो इसमें एक कौन सा हुआ, ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को हम लोग क्या कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसको एक टर्म दिया जाता है जिसको हम कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस, ये गेमेटोजेनेसिस में गेमिट बन के तैयार हो गया। और ये गेमिट क्या क्या था, मेल में जो गेमिट था उसको स्पर्मेटोजुआ कहे और फीमेल में जो बना उसको ओवम कहे। और ये क्या था कि ये बहुत ही स्पर्मेटोजुआ एक्टिव था, ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लायक था, लेकिन ओवम जो था ये मदर्स के बॉडी में ही था। ठीक है, और ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड था। और इस हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड, दोनों हैप्लॉइड जब मिला, ये फ्यूजन किया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहें, फर्टिलाइजेशन कहें। यहां पर जो फ्यूजन हुआ है इसको क्या कह दिए हम लोग, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जायगोट बन गया, जिसका कि 2n होता है। ये जायगोट बन गया। और जायगोट बनने के बाद इसमें क्या हो गया कि ये जायगोट में क्लेवेज शुरू हो गया, डिवीजन शुरू हो गया, माइटोटिक डिवीजन शुरू हो गया। और माइटोटिक डिवीजन शुरू हुआ तो आगे क्या बना, ये ब्लास्टुला बना। ब्लास्टुला के बाद ये क्या हो गया कि वो नीचे आया, प्लासेंटेशन हो गया। और उसके बाद इम्प्लांटेशन हो गया, प्लासेंटा बना, फिर 3 जर्म्स लेयर हो गया, ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, पार्चुलेशन, फिर आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो गया। लगभग इतने ही क्रिया करा, इतने ही कार्य रिप्रोडक्शन में होता है।
और ये सारे प्रोसेस को हम लोग जो ये डेवलपमेंट हुआ, ये यहां से जायगोट से जो ये डेवलपमेंट होकर ये ऑर्गन तक जो बना, इस स्टेज को हम लोग यहां से जो डेवलपमेंट तक को जो हम पढ़ते हैं इसको एम्ब्रायोलॉजी में पढ़ते हैं, एम्ब्रायोलॉजी में पढ़ते हैं। Embryology is the part of biology in which the development of fetus in the body of mother is studied, is known as the embryology। ये एम्ब्रायोलॉजी एक जो है वह प्रोसेस है जिसमें कि मदर्स के बॉडी में एक जायगोट का डेवलपमेंट, ऑर्गन डेवलपमेंट तक जो हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? एम्ब्रायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो नोट कर लिया। अब आइए मेल, अब जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग पढ़ लिए। अब हम जो है दूसरा क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा जो भी ऑर्गन्स हैं, सपोर्टिंग ऑर्गन्स, वो सारे ऑर्गन्स को हम जो है कहेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहेंगे। अब क्या है कि कुछ मतलब में अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ना भी रहे, मतलब में उसके अलावा दूसरा भी चीज रहेगा तो काम हो जाएगा, मतलब में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस रुक नहीं सकता है। लेकिन प्राइमरी ऑर्गन्स अगर नहीं रहेगा तो वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो अब आइए मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा होता है? तो एपिडाइडाइमिस होता है, भास्ता डिफरेंशिया होता है, सेमिनल वेसाइकिल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होता है, एंड लास्ट वन इज द पेनिस होता है। क्लियर कट? ये सारे जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा पार्ट्स है जो कि हमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हम रखते हैं। उसी प्रकार से फीमेल का जब हम बात करते हैं तो फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा होता है? फ्लोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है, बर्थेलिन ग्लैंड होता है, एंड लास्ट वन इज द वेजिना होता है। उसके अलावा जो होता है ब्रीस्ट होता है, बहुत सारा ऑर्गन्स है जो कि सपोर्टिंग ऑर्गन्स है। वो ऑर्गन्स का रहने या ना रहने दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कहीं पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है लेकिन वो कार्य हो जाएगा, किसी न किसी अन्य प्रोसेस से हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स अगर नहीं रहेगा तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फर्स्ट क्या हो जाता है? प्राइमरी हो जाता है आपका टेस्टिस। अच्छा, आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े या सेकेंड प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो या प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, ये जो है मेजोडर्मल डेवलपमेंट होता है। मेजोडर्म से ये जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये किससे बना हुआ रहता है? मेजोडर्म से बना रहता है। मेजोडर्मल लेयर से इसका डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट
मेंट होता है। अभी जब हमने गैस्ट्रोलोआ स्टेज में जब बताया था कि 3 जर्म्स लेयर बनते हैं, तो वहां पर क्या होता है, किस कौन कौन एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म बनते हैं। 3 डर्म बना, तो वहां पर जो मेसोडर्म होता है, मेसोडर्म से क्या बन गया आपका, मेल में टेस्टिस बन जाएगा, फीमेल में जो होता है ओवरी बन जाता है। बाकी सब जो है दूसरा दूसरा जगह से बनता है, वो हम आगे बताते रहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि टेस्टिस के बारे में हम लोग पढ़े तो ये 2 गो होता है, 2 पेयर्स का होता है। ये जो है ओवल इन शेप होता है। इसकी साइज अगर हम देखें तो 3 to 4 या 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, या दूसरा जो होता है 2 to 3 सेंटीमीटर इन वर्थ होता है, ठीक है। लंबाई हो जाता है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड चौड़ाई कितना होता है 2 से 3 सेंटीमीटर का चौड़ाई होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि ये शरीर के बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये कहाँ दिखाई देता है, तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में ये जो है आपको दिखाई देगा। एक थैला सा नुमा रहता है जिसको कि स्कॉटम कहते हैं, स्कॉटम कहते हैं, ठीक है। ये स्कॉटम में रहता है और ये जो होता है थीन स्किन का बना हुआ रहता है। ये थीन स्किन का इसलिए बना हुआ रहता है ताकि ये जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करे। टेम्परेचर क्या रेगुलेट करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर जो है उससे जो है 2 to 2.5 सेंटीग्रेड कम करेगा, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। ये इसलिए बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है क्योंकि इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो सुचारू रूप से चले और स्पर्मेटोजुआ को कहीं पर नुकसान ना हो, वो एकदम अच्छा से चले, ठीक है। अब जो है ये जो स्कॉटम है ये एक थैलानुमा स्ट्रक्चर है। मान लिया जाए कि ये स्कॉटम है भाई, ये स्कॉटम है, इसमें 2 गो टेस्टिस है, ठीक है। ये इधर से ये इधर से, दोनों एक जो है गुहा है, ये एक गुहा से कहाँ चला गया, एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए चला गया, ठीक है। अब आइए, ये स्कॉटम कहाँ पर है, दोनों पेल्विस के बीच में है, ठीक है। और ये स्कॉटम जो है, ये जो थैलानुमा स्ट्रक्चर है, यह जो है एक जो है टिश्यू फ्लूइड से भरा हुआ रहता है जिसको कि हाइड्रोसील कहते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोसील नामक टिश्यू से ये क्या है, भरा पड़ा हुआ है, एक फ्लूइड है जो कि भरा हुआ है। और ये जो है ये स्कॉटम से, ये जो टेस्टिस है ये स्कॉटम से जो है आपका 2 प्रकार के मसल से जुड़ा हुआ रहता है, एक डायटोस मसल से, दूसरा स्पर्मेटिक फेसिका से जुड़ा हुआ रहता है। और ये ड्रेटोस मसल जो होता है यही रेस्पॉन्सिबल होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। अगर मान लिया जाए कि टेम्परेचर ये कहां चला गया, कोल्ड में चला गया, ये क्या हो गया, कोल्ड में चला गया, तो ये क्या करेगा, ये मसल्स जो है ये श्रिंक कर जाएगा। क्या करेगा, ये मसल्स श्रिंक कर जाता है, ये छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है और टेम्परेचर को ये रेगुलेट कर लेता है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अगर ये टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया, हाई टेम्परेचर पर जब आ गया तो ये क्या करेगा,
ड्रेटॉस मसल्स जो होता है ये क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है कि ये फिर से टेम्परेचर रेगुलेट कर देता है। तो ये दो मसल्स से जो है ये हाइड्रोसील में पाया हुआ रहता है। ये जो है स्पर्मेटिक फेसिका से और डायटॉस मसल से जो है ये हाइड्रोसील में रहता है, ये टेस्टिस जुड़ा हुआ रहता है। और जिस समय ये ड्रेटॉस मसल्स जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है कि उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो, और जब टेम्परेचर रेगुलेट करने की बात आती है तो ये कोल्ड सीजन में ये क्या करता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और जब हाई टेम्परेचर होता है तब ये क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी से जो ये बाहर जाता है ये स्पर्मेटिक कोड से होते हुए जाता है। ये स्पर्मेटिक कोड बना हुआ रहता है। ये स्पर्मेटिक कोड जो होता है आपका, ये स्पर्मेटिक कोड जो होता है ये दो चीज से बना रहता है, इलास्टिन फाइबर से बना रहता है और स्पर्मेटिक फेसिका से बना हुआ रहता है। ये जो स्पर्मेटिक कोड से के द्वारा ही एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि इसको सपोर्ट करने के लिए स्पर्मेटिक कोड बना हुआ रहता है। ये किससे बना हुआ रहता है, इलास्टिन फाइबर से बना हुआ रहता है, और ये स्पर्मेटिक फेसिका से, दोनों से मिलकर बना हुआ रहता है, जो एब्डोमिनल कैविटी से ये जो है जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभी समटाइम्स एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है कि जब हम बेबी का पार्चुलेशन हो रहा है, बर्थ हो रहा है, तो क्या होता है कि ये स्कॉटम क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है कि ये स्कॉटम क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाता है, और ये स्कॉटम सेक बना लेता है, स्कॉटम बना लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये डिसेंड करता ही नहीं है, वो नीचे नहीं आता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, अनडिसेंडेड कंडीशन कहते हैं, या क्रेप्टोचिडियन कहते हैं। ठीक है, ये जो अनडिसेंड कंडीशन है ये इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं कि सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, और वो सर्जिकल ऑपरेशन जो है ऑर्चियोपैक्सी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्चियोपैक्सी कहलाता है, जिसके माध्यम से सर्जिकली उसको जो है काट कर वो ये जो कैविटी है ये कैविटी बनाया जाता है, और ये कैविटी के द्वारा फिर क्या होता है, स्कॉटम को बाहर लाया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑर्चियोपैक्सी कहते हैं। अब आइए, टेस्टिस को अगर हम काट कर देखें तो इसमें 3 लेयर्स हैं। पहला जो लेयर्स है वो एक्सटर्नल लेयर जो होता है, एक्सटर्नल लेयर, वो लेयर है टुनिका वेजिनलिस। ये जो होता है कि पूरे जितने भी आपका ये टेस्टिस है, टोटल टेस्टिस को कवर करता है, लेकिन एक्सेप्ट ये क्या है कि पोस्टेरियर साइड को ये जो है ये नहीं कवर करता, ये ओपन छोड़ देता है पोस्टेरियर साइड को, और यह जो है ये उस साइड को इसलिए खाली छोड़ देता है कि उसमें नर्व्स वगैरह जो है सप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये पहला कवरिंग है, ये जो है आउटर मोस्ट, जिसको एक्सटर्नल बोलिए या आउटर मोस्ट कवर ऑफ टेस्टिस, ये आउटर मोस्ट कवर ऑफ टेस्टिस को ही कहलाता है। यह सारे तरफ का रहता है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये टोटल आउटर मोस्ट आया है, लेकिन यहाँ पर जो है ये साइड पोस्टेरियर साइड में छोड़ देता है, नहीं करता है। ठीक है, दूसरा जो है ये
मिडिल लेयर कहलाता है। ये मिडिल लेयर जो होता है टूनिका एल्बुजिनिया है। ये जो है टूनिका एल्बुजिनिया जो है ये होल टेस्टिस को कवर करता है। ये देख लीजिए ये क्या करता है, होल टेस्टिस को कवर करता है। इसमें कहीं पर ये किसी को नहीं करने का बात ही नहीं है। लेकिन पोस्टेरियर साइड में जो है ये एक बहुत ही डेंसली कवर करता है, क्योंकि वो क्या था, पोस्टेरियर साइड में वो खाली छोड़ दिया था, ये पोस्टेरियर साइड में डेंसली ये कवर करता है। उस कवर को हम जो है इसको हम जो है मेडिस्टेनल टेस्टिस कहते हैं, जो कि यह जो है पोस्टेरियर साइड में ये क्या किया कि थिक लेयर को बना दिया। पोस्टेरियर साइड में जो है थिक लेयर का तो ये निर्माण किया, ठीक है। और लास्ट इनर मोस्ट जो होता है, इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं हम लोग टूनिका वेस्कुलरिस या वेस्कुलोसा। ये इनर मोस्ट लेयर है, ये लेयर इनर मोस्ट है। उसके बाद आप देखिए कि ये सारा जो है आपका यहाँ पर जो आता है रेटिक टेस्टिस है। ये आगे हम लोग जो है जानेंगे। वाल्स डिफरेंशिया है, फास्ट डिफरेंशिया है, ये सारा चीज को बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। लेकिन आप इतने जान लीजिए टेस्टिस को होता है, जैसे ही उसको हम ऊपर से देखना शुरू करेंगे तो पहला लेयर क्या कहेगा, एक्सटर्नल या आउटर कवरिंग को क्या कहेंगे, टूनिका वेजिनलिस कहेंगे। दूसरा मिडिल लेयर को क्या कहेंगे, टूनिका एल्बुजिनिया कहेंगे। ये पोस्टेरियर साइड में क्या किया था कि ओपन छोड़ दिया था, लेकिन ये पोस्टेरियर साइड में क्या था किया कि ये थिक लेयर का निर्माण किया, जिसको कि मेडिसा टूनियम कहते हैं। और यह जो है थर्ड वन जो है इनर मोस्ट लेयर है, टूनिका वेस्कुलोसा कहलाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि टेस्टिस को जब हम काटते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि टेस्टिस में बहुत सारा लेब्यूल्स है, बहुत सारा इसमें क्या है। अभी जो आपको हम एक फिगर बनाए थे, ये जो है इस प्रकार का 1 2 3 इस प्रकार का लेब्यूल्स बनाया हुआ आपको दिखाई दिया होगा। और ये जो है ये इस तरीका से होगा, इस तरीका का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इस तरीका का मान लीजिए कि ये है। तो ये देखिए कि बहुत सारा लेब्यूल्स है, इसमें जो है लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है इसमें पाया जाता है। एक टेस्टिस में लगभग कितना होता है, 250 लोब्यूल्स रहता है। और ये 250 लोब्यूल्स जो हो रहता है, उस एक लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। कितना पाया जाएगा, एक लोब्यूल्स में जो है 1 से 3 जो है आपको सेमिनिफेरस लेब्यूल्स पाया जाएगा, ट्यूब्यूल्स पाया जाएगा। तो अब आप काउंट करें कि टोटल टेस्टिस में कितना जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया। तो 250 गुने 3 कर देते हैं तो लगभग 750 ट्यूब्यूल्स जो है आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, एक टेस्टिस में लगभग कितना रहेगा, तो 750 के लमसम जो है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा कि एक टेस्टिस में जो है 250 लेब्यूल्स होते हैं और एक लेब्यूल्स में 1 से 3 जो है आपका ट्यूब्यूल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे। और वो जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उसको जब हम सेलुलर लेवल पर देखेंगे तो वो सेलुलर लेवल में 3 प्रकार का सेल पाया जाएगा। एक पहला जो है मेल जर्म सेल पाया जाएगा, जिसको कि स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। मेल जर्म सेल पाया जाएगा जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। दूसरा क्या पाया जाएगा, सर्टोली सेल पाया जाएगा, जो कि क्या कहेगा कि स्पर्मेटोजुआ जो फॉर्मेशन होता है
उस स्पर्मेटोजुआ को न्यूट्रिशन मतलब खाना देगा, एनर्जी देगा, फ्यूल देगा, उसको क्या कहेंगे, सर्टोली सेल कहेंगे। और लास्ट वन जो रहता है वो लेडिक सेल रहता है, इंटरस्टेशियल सेल रहता है, जो कि एंड्रोजीन का निर्माण करता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है एंड्रोजीन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि आइए यहां पर दिखाता हूं कि कैसे रहता है। मान लिया जाए कि टेस्टिस को ये हम क्या किए कि ये टीएस काट लिए, तो टीएस काटे तो ये देखते हैं 1 2, ये क्या निकल रहा है भाई, ये जो है आपका टिब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। ठीक है, अब आप सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में जो है आपका कौन कौन सा सेल है, पहला जो है एपिडर्मल जो होता है वो जर्म सेल होता है। ठीक है, और उसमें क्या है, फिर एगो जो है सर्टोली सेल है, फिर जर्म सेल है, फिर सर्टोली सेल है, फिर जर्म सेल है, और फिर सर्टोली सेल है। यही 2 गो होता है। ठीक है, ये कौन कौन सा सेल है, ये जर्म सेल है, सर्टोली सेल है, 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 जर्म सेल है। क्लियर कट। आपका यहां भी देख लें, इसमें भी वही होता है। ये जर्म सेल और ये सर्टोली सेल, जर्म सेल और ये सर्टोली सेल, ये जर्म सेल, सर्टोली सेल, जर्म सेल और ये सर्टोली सेल होता है। ठीक है, ये सब क्या एपिडर्मल है, ये सर्टोली सेल है। ठीक है, सर्टोली सेल को हम थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये लार्ज सेल्स रहता है, ये बड़ा रहता है। ठीक है, ये जर्म सेल में ही जो है आपका डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होता है, और क्या बना देता है, ये बहुत सारा स्पर्म बना देता है, स्पर्मेटोजुआ रहता है, स्पर्मेटोजुआ रहता है। ठीक है, और इसमें भी स्पर्मेटोजुआ रहेगा। क्लियर कट। आइए देखिए, इसमें भी जो है स्पर्मेटोजुआ है, स्पर्मेटोजुआ है, और यहाँ भी स्पर्मेटोजुआ हो गया, स्पर्मेटोजुआ हो गया। ये जो है ये क्या करेगा, सर्टोली सेल, और ये दोनों बीच में जो टेब्यूल्स के बीच का स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस के बीच में जो है लेडिक सेल्स पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, लेडिक सेल्स पाया जाएगा। इस लेडिक सेल्स का क्या काम है भाई, तो ये जो है एंडोजीन का सिंथेसिस करेगा। ये क्या करेगा, एंडोजीन का सिंथेसिस करेगा, और इसका कोई काम नहीं है। मेन जो है स्पर्म बनाने का काम किसका है, ये जर्म सेल का है, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल क्या करता है, सर्टोली सेल क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, फ्यूल देता है। किसको फ्यूल देगा, आपका ये जो स्पर्मेटोजुआ बना है इसको देगा, स्पर्मेटोजुआ को ये क्या करेगा, फूड देगा, खाना देगा। अगर ये स्पर्मेटोजुआ खत्म हो गया, माने कि ये जो है किसी काम लायक नहीं है, तो वो क्या करेगा, ये सर्टोली सेल उसको खा भी जाएगा, ये फेगोसाइटाइज कर जाएगा। तो ये जो बीच में है इसको लेडिक सेल्स कहते हैं हम लोग। कौन सा सेल कहेंगे, लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स कहेंगे, या इंटरस्टेशियल सेल कहेंगे, इंटरस्टेशियल सेल कहेंगे। ये क्या कहेगा, एंड्रोजीन का सिंथेसिस। हाँ, ये जो है ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है,
इंटरस्टेशियल सेल या लेडिक सेल एंडोजन का ही सिंथेसिस करता है। ये हमेशा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो ये आप आइए, अब क्या हुआ कि ये जर्म सेल जितने भी थे वो क्या क्या स्पर्मेटोजुआ का डेवलपमेंट किया, स्पर्मेटोजुआ जो है माइटोसिस के माध्यम से बना लिया। अब जो है स्पर्मेटोजुआ जब बनाया तो स्पर्मेटोजुआ कहाँ आ गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आ गया, जो कि 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। और वो उसके बाद किस में जाएगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जाएगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आने के बाद इसमें कहाँ चला गया, रेटी टेस्टिस में चला गया। एक यहाँ पर जो है रेटी टेस्टिस जब बनाए थे तो उसमें आप देखे होंगे बहुत सारा यहाँ पर जो है रेटी टेस्टिस ऐसे करके पतला पतला सा धागा धागा सा बनाए थे, ये रेटी टेस्टिस था। और रेटी टेस्टिस के होते हुए ये कहाँ पहुंच गया, भाषा इफ्रेंसिया में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, ये भाषा इफ्रेंसिया में पहुंच गया। अब भाषा इफ्रेंसिया से होते हुए एपिडाइडाइमिस में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, एपिडाइडाइमिस में पहुंच जाएगा। और ये एपिडाइडाइमिस क्या होता है कि यहाँ पर यह क्या करेगा, स्टे करेगा, ये स्टे करेगा या होल्ड करेगा। कितना देर होल्ड करेगा, 24 से 48 आवर तक जो है ये होल्ड करता है इस पर। और यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, खाना पीना खिलाकर इसको बूस्टअप किया जाता है। क्या किया जाता है, खाना पीना खिलाकर इसको क्या किया जाता है, बूस्टअप किया जाता है। और यहाँ पर क्या बन गया कि ये उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, भाषा डिफरेंशिया में चला जाएगा। भाषा डिफरेंशिया से होते हुए यूरेथ्रा में चला जाएगा। ये यहाँ पर बनाए थे, यूरेथ्रा से होते हुए ये कहाँ चला जाएगा, यूरेथ्रा होते हुए पेनिस में आएगा। पेनिस से होते हुए जो है इंसेमिनेशन करेगा। ये इंसेमिनेशन मतलब हो जाता है कि ये स्पर्म को किस में करेगा, स्पर्म को जो है फीमेल वेजिना में ये जो है ये ट्रांसपोर्ट करेगा। और वहां जो इंसेमिनेशन होने के बाद जो है फिर वो फीमेल बॉडी में प्रोसेस चालू रहेगा। लेकिन यहां तक जो है ये कहाँ होगा, मेल बॉडी में रहेगा। ठीक है, अब ये अगर ग्लैंड की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 3 प्रकार का ग्लैंड पाया जाता है। एक ग्लैंड जो होता है सेमिनिफेरस सेमिनल वेसाइकल्स होता है, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तीसरा कॉपर्स ग्लैंड होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में, ये तो यूरिन ब्लैडर है। आप देख सकते हैं कि सेमिनल वेसाइकिल यहाँ पे है। और ये सेमिनल वेसाइकिल जो है एम्ब्रायो स्टेज में उल्फियन डक्ट से बनता है। ठीक है, ये किससे बनता है, एम्ब्रायो स्टेज में जो उल्फियन डक्ट होता है उससे बनता है। अब उल्फियन डक्ट जब हम एम्ब्रायोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उल्फियन डक्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो ये उल्फियन डक्ट से बनता है। और सेमिन का ये जो प्रोड्यूस करता है वो सेमिन का 60 to 70% ये भागीदारी इसी का रहता है। इसमें मुख्य रूप से फ्रुक्टोज रहता है, उसके अलावा मुख्य रूप से फ्रुक्टोज रहता है जो कि क्या करता है, फ्यूल ऑफ स्पर्म कहा जाता है, स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म कहते हैं। ये स्पर्म का फ्यूल होता है, ईंधन होता है, खाना देता है। इसके अलावा इसमें जो रहता है साइट्रिक एसिड रहता है, प्रोटीन रहता है और बहुत सारा लुब्रिकेंट रहता है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है, जो कि फ्रुक्टोज क्या कहता है, वो एनर्जी देता है। किसको, स्पर्म को देता है एनर्जी फॉर द अदर एक्टिविटीज। ठीक है, दूसरा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे में कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये टोटल जो है 30% बनाता है। और इसमें से जो होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यूरिथ्रा में जाके डिपोजिशन होता है। और ये जो होता है लुब्रिकेंट के काम करता है, लुब्रिकेंट बनाता है। और भी इनका इंपॉर्टेंस है। मेन जो है ये 30% जो है ये सेमिन का 30% हिस्सेदारी इसी का रहता है।
ठीक है। तीसरा ग्लैंड जो है कोपर्स ग्लैंड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोपर्स ग्लैंड है, ये लास्ट ग्लैंड है, और ये जो है मुख्य रूप से लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस करता है। ये जो है लेटरल साइड ऑफ द यूरिथ्रा का लेटरल साइड, बोथ साइड में जो है आपका पाया जा रहा है। लेटरल साइड में जो है आपका ये पाया जा रहा है कोपर्स ग्लैंड्स, और ये जो है आपका सेमिन का फॉर्मेशन करता है। अब मेन जो है आपका ये जो है पेनिस को लुब्रिकेट करता है। अब सीमेन का कंपोजिशन देखें हम। जब सीमेन होता है तो वो उसमें जो है स्पर्म और ग्लैंड्स का फ्लूइड पाया जाता है। अभी जो हमने ग्लैंड्स बोला था आपको, सेमिनल वेसाइकिल बोला था, ये 60 to 70% इसका रहता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड की बात किए थे, ये 30% का होता है। उसके बाद ये कॉपर ग्लैंड की बात किए थे, ये लुब्रिकेंट निकालता है, ठीक है। तो सीमेन की बात, इसके अलावा जो वाटर बॉडी वगैरह होता है तो इसको देखते हैं। तो सीमेन में जो है आप आते हैं तो स्पर्म होता है, दूसरा क्या होता है ग्लैंड फ्लूइड्स रहता है, ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम देखें तो एक एजुकेशन जब एक बार में जो है 3 to 4 ml जो है नॉर्मली इजेक्ट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। मेल में कितना निकलता है? 3 to 4 ml निकलता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 20 to 120 मिलियन पर ml पाया स्पर्म रहता है। नॉर्मल पोजीशन में 20 to 120 ml 120 मिलियन ml जो है स्पर्म पाया जाएगा। अगर बिलो 20 चला जाता है, बिलो 20 चला गया तो उसको हम जो है ओलिगोस्पर्मिया के कंडीशन में रख देते हैं। ये एक डिजीज है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मतलब में कि बिलो 20 स्पर्म जो है बिलो 20 मिलियन चला गया तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। दूसरा कंडीशन आ जाता है एजुस्पर्मिया, जिसमें कि सीमेन तो है लेकिन इसमें क्या स्पर्म ही नहीं है, स्पर्मेटोजुआ खत्म हो गया, उसमें स्पर्मेटोजुआ है ही नहीं, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? एजुस्पर्मिया कहते हैं। तीसरा कंडीशन है एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया में क्या होता है? एस्थेनोस्पर्मिया में मोटिलिटी रेट ऑफ द स्पर्म क्या होता है? स्पर्मेटोजुआ वो खत्म हो जाता है, बहुत रिड्यूस कर जाता है मोटिलिटी रेट, और ये जो होता है जल्दी जल्दी मरना शुरू हो जाता है। जो नॉर्मली मरना चाहिए इसको 24 से 48 घंटा में, उससे पहले ये जो है मरना शुरू हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? एस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। तीसरा कंडीशन आता है ट्रेटोस्पर्मिया। इसमें क्या होता है? ट्रेटोस्पर्मिया में जो नॉर्मल शेप ऑफ स्पर्म है वो न होके कोई दूसरा शेप ले रहा है, जो उसके नॉर्मली एबनॉर्मलिटी को शो कर रहा है, उसको, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेटोस्पर्मिया कहते हैं। इस प्रकार से आपका जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्लास जो है समाप्त होता है, और आप जो है इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, फिर गैमेटोजेनेसिस के बारे में जानेंगे, तब फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। अगेन उसके बाद हम लोग जो है एम्ब्रायोलॉजी के बारे में कुछ समझेंगे बुझेंगे, लेकिन अभी जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में यहीं पर क्लास समाप्त होता है। आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और इसको ये जो कंडीशन हमने बताया ये कंडीशन को याद रखिएगा। नॉर्मल जो है 20 to 120 मिलियन, उससे कम हो गया ओलिगोस्पर्मिया। एजुस्पर्मिया जिसमें कि नो स्पर्म जो है, एस्थेनोस्पर्मिया जिसमें रिड्यूस मोटिलिटी, और ट्रेटोस्पर्मिया। ये क्या होता है कि हमेशा ये जो है किसी न किसी रूप में आपके ऑब्जेक्टिव में आते रहेगा और आपको डिस्टर्ब करते रहेगा। चलिए, थैंक यू।